हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आप सभी का संवित क्लासरूम ऑफ मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नए सेशन 2021-22 21-22 का नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर पहला चैप्टर जो है रिलेशन फंक्शन संबंध और फलन, उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आपने आज का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। रिलेशन फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर समझाए हैं। तो पहले आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इसको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे तो ये एक्सरसाइज आपको कभी नहीं समझ में आएगी। आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा या किसी भी चैनल से पढ़ लीजिएगा या किसी भी ट्यूटर से पढ़ लीजिएगा, कोई भी टीचर आपको इसके बिना कॉन्सेप्ट समझाए इसके क्वेश्चंस नहीं करवा सकता। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझाया। तो इस एक एक कॉन्सेप्ट को आप पहले नोटबुक के अंदर बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, उनको समझिएगा, फिर इनके क्वेश्चन आज अपन पहला क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, 4-5 जो भी हैं, जितने होंगे आज अपन उनको करेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर अगले क्वेश्चंस को करेंगे। ये जो वीडियो बनाएंगे हमसे आज से, उसके अंदर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को कवर करेंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, चाहे वो आरबीएससी के हो चाहे सीबीएसई के हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। आरबीएससी, सीबीएसई, कोई भी स्टेट बोर्ड हो जहां पर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करते हैं, उनके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको इस चैनल से पढ़ के कैसा लगता है। तो बिना किसी देरी के हम आज का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो अपन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए उसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, जो उसके बेसिक गुणधर्म है, या उसमें कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हमको स्टडी करना है, पहले उसके बारे में देखेंगे। जैसे प्रांत, सहप्रांत, परिसर, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, जिन्होंने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा है वो अभी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा तो ये आपको समझना जरूरी है। तो देखो इसको कैसे समझते हैं, बहुत सरल तरीके से। सबसे पहले मैं सपोज करता हूं एक कोई बहुपद है, पॉलिनोमियल, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंपल इक्वेशन एक दे रखी है। अब देखो यहां पर अपन को पता है कि y के जो भी मान है वो किस पर डिपेंड करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, एक्स स्क्वायर के x के मान पे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, x के अलग अलग मान रखूंगा, उससे y की हमको अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। तो इससे होगा क्या, वो आपको समझ में आएगा। देखो अब मैं x यहां पर लिखता हूं, x के मान, x और y के मान हमको कैसे रखना है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल में एक तो धनात्मक यानी पॉजिटिव और इंटीजर यानी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर रखता हूं। तो देखो 0 को भी इंक्लूड करते हैं, 1 2 3, ये मैंने वैल्यूज पुट की x की। तो देखो जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट की तो ये 0 प्लस 1, तो कितना आएगा, y की वैल्यू हमको मिलेगी प्लस का 1। फिर ये पुट किया 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो ये हमने यहां पे लिख दिया 2। फिर ये तो चलता जाएगा, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना लिखते हैं एक बार, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही हमने पुट किया यहां पर x की वैल्यू 0, यहां हमको क्या मिल गया 1, ठीक है। यहां पर 1 जैसे पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना मिल जाएगा 2। अब हम पुट करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5। ये समूह है, ये नहीं सेट है किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 0 1 2 3 रख दी, लेकिन हमको जैसे 1 0 रखा हमको मिला 1, 1 रखा मिला 2, 2 रखा मिला हमको 5, 3 रखा 3 3 जा 9 प्लस 1 मिला 10। तो ये एक दूसरे से लिंक्ड है, यानी y जो है डिपेंड है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो यहां पर लिखेंगे, ये समझने के लिए सिर्फ आपको लिखना हो तो कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको समझना पड़ेगा है क्या चीज। तो y तो है यहां पर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी निर्भर है किसके ऊपर, x के ऊपर, x पर, डिपेंडेंट ऑन x। और दूसरा जो है यहां पर वेरिएबल x, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट या इसको कह सकते हैं स्वतंत्र। y तो डिपेंडेंट हो गया और
x हो गया इंडिपेंडेंट। तो यहां पर हमने क्या किया, जैसे ही x की वैल्यू दी तो हमको y की वैल्यूज प्राप्त हो गई। यानी इसको हम अगर मैपिंग डायग्राम के अंदर समझते हैं, मैथ्स के अंदर इस प्रकार की जो संरचना है इसको एक मैपिंग डायग्राम के अंदर शो करते हैं, जिसमें ये जो है इसको एक कहते हैं सेट। जैसे मान लो यहां जो x की वैल्यूज थी इसको मैं मानता हूं सेट A, ठीक है, और y की जो वैल्यूज है इनको मैं क्या मानता हूं, सेट B। तो x की डिफरेंट वैल्यूज रखने पर मुझे y की डिफरेंट वैल्यूज प्राप्त हो गई। तो इनके बीच में एक रिश्ता हो गया, संबंध हो गया, ठीक है। वो रिलेशन या रिश्ता क्या होगा कि देखो जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो मुझे क्या मिला, 1 मिला। 1 पुट किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 2। जैसे ही 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, यहां पर हमको 5 मिला। जैसे ही 3 किया तो ये हमको क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो ये जो एरोज है ना, ये एरो बताते हैं संबंध को, संबंध यानी रिलेशन को। और ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जिसके अंदर सेट A है, ये सेट B है और इनसे रिश्ते हैं, तो ये पूरा जो है ये एक फंक्शन कहलाएगा। अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं यहां से। तो ये A से B के अंदर देखो, सेट A से सेट B के अंदर ये हमको क्या प्राप्त हो गया, एक फंक्शन। ये तो इसको लिख सकते हैं f, यानी एक फंक्शन को निरूपित करता है। इतनी बात क्लियर हुई। x की डिफरेंट इनपुट दिया हमने, कुछ इनपुट नहीं करते, जैसे मैंने स्विच का बटन दबाया, तो जैसे ही बटन को दबाया तो ट्यूबलाइट ग्लो हो गई। तो ये एक क्या हुआ, सिस्टम हो गया। सिस्टम का क्या था, जैसे प्रेस करेंगे और हमको आउटपुट मिलेगा, तो इनपुट देने पर आउटपुट मिलेगा। जैसे कंप्यूटर होता है, उसमें कोई भी अपन की दबाते हैं, तो जैसे ही A दबाया मैंने कीबोर्ड पे तो हमको स्क्रीन पे A दिखाई दे गया। तो A दबाने पर A दिखाई देना, यानी इनपुट दबाने पर हमको क्या प्राप्त होता है, आउटपुट मिलता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो सिस्टम तो कहलाता है फंक्शन। और उन एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, जिस रिश्ते से वो जुड़े हुए होते हैं, उनको कहते हैं संबंध। रिश्ता यानी जैसे एक ही पेरेंट के 2 अगर बच्चे हैं तो आपस में या तो भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे या दोनों बहनें होंगी, तो ये आपस में क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। क्लियर हुई बात। और सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम वो परिवार हो गया जिसके अंदर माता पिता और दोनों उनके चिल्ड्रन। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक हमारे पास जूसर है, ठीक है, जूस निकालने वाली मशीन। अब उसके अंदर जैसा अपन इनपुट डालेंगे वैसा वैसा आउटपुट मिलेगा। कैसे, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर यहां पर मैं सेव डालता हूं जूसर के अंदर, ठीक है, एप्पल, तो हमको एप्पल का जूस मिलेगा। सेव अगर इनपुट में डालेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आम का जूस मिल जाएगा। एप्पल अगर इनपुट के अंदर डाली है तो आउटपुट में हमको एप्पल जूस मिलेगा, ठीक है। अगर एप्पल के जगह पर हमने कुछ भी हो, ऑरेंज डाल दिया, तो हमको ऑरेंज का जूस मिल जाएगा। तो ये एक तरह से क्या है, फंक्शन है। फंक्शन यानी कुछ इनपुट दिया, बीच में जो सिस्टम था उस सिस्टम ने उनमें रिलेशन बनाया और आउटपुट हमको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार एक एग्जांपल की हेल्प से भी अपन ने इसको समझ लिया। अब ये तो बेसिक चीज मैंने आपको समझाई कि इसमें डिपेंडेंट कौन होता है, इंडिपेंडेंट कौन होता है, सेट क्या होता है। सेट ए जो होता है हमेशा वो इनपुट होगा। सेट ए जो है वो यानी इनपुट। अब इनपुट को हिंदी में कुछ नहीं कह सकते, इनपुट ही होता है, यानी कुछ भी देते हैं तो हमें कुछ प्राप्त होता है। इनपुट सेट ए होगा और सेट बी क्या होगा, आउटपुट। ये सिर्फ थ्योरी आपको समझने के लिए बताई है मैंने, इसको एग्जाम में इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा। आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, बेसिक इसके गुणधर्म क्या है वो पता होने चाहिए, इसलिए पहले ये स्ट्रक्चर हमने सीखा। अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर हमको और क्या क्या देखना है। अब देखिए इसके जो बेसिक टर्म्स है, इसमें कौन सी चीजों को हमें पता रखना है उनके बारे में देखते हैं। वापस उसी चीज को मैं आपके लिए लिखता हूं, y = x² + 1। तो इसके लिए मैंने सेट A जो बनाया था उसमें किस किस को लिया था, 0, 1, 2 और 3। तो ये तो हो गया सेट A। अब सेट B के अंदर मैंने इसमें जैसे यहां पर रखा था 0, तो हमको क्या मिला था, 1, 2, 3, 4 से लेके हमको 10 तक एक बार लिखना है इसके अंदर। ये सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली चीज समझ में आ जाए। ये तो था इनपुट वाला सेट, यानी x की वैल्यूज, ठीक है। ये तो था सेट A जो कि हमारा क्या था, इनपुट। इनपुट यानी हमने वैल्यूज दी,
x की वैल्यूज दी यहां पर, तो हमको y की वैल्यूज प्राप्त हो गई। तो अब जब ये हमको मिली तो ये सेट बी जो था, सेट बी, ये हमारे पास क्या मिल गया हमको, आउटपुट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं 0 1 2 3, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, वो उनको क्या कहेंगे, डोमेन। यानी सेट ए के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, डोमेन, या इसको क्या कहते हैं, प्रांत। सेट ए, समुच्चय ए के सारे अवयव वो प्रांत कहलाएंगे। इसी प्रकार ये सारे अवयव सेट बी के, यहां पर देखो सेट बी के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, सहप्रांत। The all elements of set B are known as कोडोमेन। इनको क्या बोलेंगे हम, कोडोमेन। क्लियर हुई बात। सारे अवयव A के और सारे अवयव B के, all elements of A and all elements of B are known as domain and कोडोमेन respectively। प्रांत और सहप्रांत, ये तो हो गए प्रांत और ये इसके सहप्रांत। अब हमने एक रिलेशन बनाया था, 0 का रिलेशन किसके साथ था, 1 के साथ। 1 का रिलेशन किसके साथ था, 2 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ था, 4 के साथ, 5 के साथ। 2 का रिलेशन 5 के साथ, ये यहां से इधर 2 का रिलेशन था 5 के साथ, और 3 3 9 + 1 10। 3 का रिलेशन था 5 के साथ। तो रिलेशन बनने के बाद जैसे इनको रिलेट किया तो B यानी आउटपुट के जितने भी एलिमेंट्स इससे कनेक्ट हो गए, 1 2 5 और 10, ये इसके क्या कहलाएंगी, रेंज। तो देखो ये तो सेट B के सभी अवयव सहप्रांत कहलाएंगे। दूसरा, सेट B के वे अवयव जो कि सेट A के अवयवों से जुड़े हैं, वह क्या कहलाएंगे, रेंज। रेंज या परिसर। Those elements of set B which are connected or in relation with set A's element, सेट A के एलिमेंट से B के एलिमेंट्स जो जुड़े हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, उसकी रेंज या परिसर। B के जो भी एलिमेंट A के जिन एलिमेंट से जुड़े हुए हैं वो B के जो एलिमेंट्स हैं वो रेंज या परिसर कहलाते हैं। तो 3 चीज पता पड़ गई। सेट A के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर नोन एज डोमेन या प्रांत। सेट B के सारे एलिमेंट्स वो क्या कहलाएंगे, कोडोमेन या सहप्रांत। और सेट B के वो एलिमेंट्स जो कि सेट A के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, इन रिलेशन के अंदर है, वो क्या कहलाएंगे, रेंज। तो ये 3 टर्म्स आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज है इसकी। अगर ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब देखिए इसकी कुछ और टर्म्स देखते हैं। अब ये तीनों चीज पता होने के बाद हमको इसके अंदर एक चीज और पता होनी चाहिए, वो है कार्तीय गुणनफल या कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए इसको समझते, बहुत आसान चीज है, इसको कहेंगे कार्तीय गुणनफल, या इंग्लिश में इसको लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणनफल क्या होगा, तो हमारे पास जब 2 सेट होते हैं, एक तो सेट इनपुट वाला A, कभी भी ध्यान रखना हमेशा सेट को करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, बीच वाला जो ब्रैकेट होता है ना ऐसे घुमावदार, इसके अंदर लिखेंगे। मान लो इसके 2 एलिमेंट हैं इसमें 0 और 1, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आउटपुट वाला है, जो एलिमेंट है वो मिला हमको 2 3, 1 2 3, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। इसके एलिमेंट 0 1 है और इसके एलिमेंट 1
2 और 3 एलिमेंट यानी अवयव, तो इनका कार्तीय प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल या कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा A क्रॉस B, ये आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर इसका यूज आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब ये भी देखो, अगर A एक सेट है, समुच्चय है, अगर A एक समुच्चय है और B भी एक समुच्चय है, तो उनका जो कार्तीय गुणनफल आएगा ना A क्रॉस B, वो भी एक समुच्चय या सेट ही होगा। ठीक है, तो इसको इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको भी एक करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले इस 0 का इन तीनों के साथ प्रोडक्ट होगा, तो 0 का 1 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 0 1, यानी 0 आउट इनपुट दे। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जैसे ही 0 इनपुट दिया तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा 1। अब 0 जैसे आउटपुट दिया मुझे, सॉरी इनपुट दिया तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा 2। 0 फिर से इनपुट दिया तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा 3। तो एक तो कॉम्बिनेशन ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, एक इनपुट देने पर मुझे ये वापस क्या मिलेंगे, ये तीनों आउटपुट मिलेंगे। तो इनपुट हमने दिया यहां पर 1 और आउटपुट हमको क्या मिला 1। इनपुट दिया 1, आउटपुट मिला 2। इनपुट दिया 1, आउटपुट मिला 3। तो इस प्रकार ये जो हमको प्राप्त हुआ, ये क्या मिला, ये A क्रॉस B का सेट प्राप्त हुआ। यानी दो कोई भी हमारे पास थे, सेट A और सेट B, जैसे ही हमने उनका कार्तीय गुणनफल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो हमें A क्रॉस B एक नया सेट प्राप्त हुआ, जिसके एलिमेंट्स या अवयव जो है वो 6 एलिमेंट्स हमको मिले। वो इस प्रकार है। बात क्लियर हुई? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, ये कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर, इसको सिर्फ दिमाग में रखना, अपन को नाम नहीं पता, ऑर्डर पेयर होना चाहिए। ऑर्डर पेयर ये बताता है कि इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, इसमें क्या इनपुट देने पर हमको क्या आउटपुट प्राप्त हुआ। 0 इनपुट देने पर 1 आउटपुट मिला, 0 इनपुट देने पर 2 आउटपुट मिला। ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए। मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ऑर्डर पेयर पर भी, ना हिंदी मीडियम में ना इंग्लिश मीडियम में। बस ये ध्यान रखना आप, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, जब दो चीजों को प्रोडक्ट करते हैं तो उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसके अंदर एक चीज पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आगे देखते हैं। अब देखिए हम इसके अंदर एक चीज पढ़ते हैं, जैसे दो सेट, अभी हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया था वही वापस लिखते हैं। 0 1 हमने इनपुट सेट A लिया और दूसरा सेट हमने लिया 1 2। ठीक है, तो A क्रॉस B का मतलब इनके प्रोडक्ट करने पर, क्रॉस किया हमने इन दोनों को, तो हमारे पास इसके जो ऑर्डर पेयर बने थे वो क्या था 0 1 और यहां पर बना था 0 2। ठीक है, फिर 1 1 और 1 2, तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर थे। तो अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, ऑर्डर पेयर कभी भी मिलते हैं अपन को A क्रॉस B के अंदर, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल करने पर हमें जो ऑर्डर पेयर प्राप्त होते हैं, उस ऑर्डर पेयर में ये आगे वाला जो एलिमेंट होगा ना, ये या ये वाला, ये चारों एलिमेंट्स क्या होंगे, इनपुट होंगे। इनपुट यानी इनपुट क्या होता है, इनपुट के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, अभी आपको मैंने पहले बताया, वो सारे होंगे डोमेन। तो यहां पर डोमेन या प्रांत जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, देखो 0 0 1 1, तो कितनी बार भी 0 आएंगे उसको एक ही बार 0 कंसीडर करेंगे, 0 और 1। तो ये तो हो गए प्रांत। और इसका जो परिसर होगा, परिसर यानी जो रिलेशन के अंदर है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो 0 देने पर उत्तर क्या मिला अपन को 1, 0 देने पर उत्तर क्या मिला 2, 1 देने पर उत्तर 1, 1 देने पर आंसर कितना मिला हमको 2 मिला। तो इसके जो आंसर होते हैं जो रिलेशन के अंदर है, तो यहां पर देखो इसको ऐसे समझते हैं कि दो हमारे पास सेट है जिसमें 0 0 और 1, तो यानी 0 1 देने पर हमको 1 2 प्राप्त हुए, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो परिसर क्या होगा, यानी जो ये लिंक्ड होते हैं, इसके सारे, इसमें और भी नंबर्स होंगे 3 4 5, लेकिन उसमें जुड़े कौन कौन है 1 2, तो केवल ये ही जुड़ेंगे। तो जो जुड़ते हैं उनको कहते हैं परिसर या रेंज। अपन ने पहले भी देखा था, तो रेंज क्या हो जाएगी इसमें 1 और 2। क्लियर है? इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई कभी भी दो नंबर्स का हमको कार्टेशियन यानी कार्तीय गुणनफल हो तो उसमें आगे वाला जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होगा, डोमेन या प्रांत, और पीछे वाला जो नंबर होगा वो होगा परिसर या रेंज।
तो इतना पता हो गया। अब अपन बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं संबंध की, यानी रिलेशन की, जो बुक में दे रखी है उसको मैं सिंप्लीफाई तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जो बुक में दे रखी है बहुत ही फर्जी डेफिनेशन है, उसको समझना कैसे वो आप ढंग से देखिएगा, फिर अपन इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बुक की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही अजीब सी होती है, बच्चों को उसकी थियोरेटिकल जो डेफिनेशंस होती है वैसे भी समझ में नहीं आती, तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं यहां पर क्या चीज दे रखी है। वही अपन ने जो देखा था एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल की हेल्प से अपन आगे देखते हैं। देखिए या थोड़ा सा चेंज करते हैं, ज्यादा तो नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब x तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्वतंत्र चर हो गया, और ये उसके ऊपर जो निर्भर करता है, y किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर। तो अपन देखो x की वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू मैंने पुट की 0, 1, 2 और 3, तो मुझे क्या मिला, 0 पे 0, ये सारे कैसे नंबर है, पूर्णांक नंबर है, तो इसके अंदर y की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 तक लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये बनाया मैंने सेट A, यानी किसकी वैल्यूज, x की वैल्यूज। ये बना हमारा सेट B, यानी किसकी वैल्यूज, y की वैल्यूज। तो 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0, 1 रखा तो हमको मिला 1, 2 रखा तो हमको मिला 4, 3 रखा तो हमको मिला यहां पर 9। बात समझ में आई। तो ये जो दोनों सिस्टम है सेट A और सेट B, इसके कुछ एलिमेंट्स यानी 0, 0, 1, 1, 2, 4 और 3, 9 एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये पूरा जो सिस्टम है ये क्या है, फंक्शन है। फंक्शन के अंदर 1 से 10 तक भी है सेट B के अंदर, यानी इसको ऐसे समझते हैं, देखो A में क्या दे रखा है हमको, 0, 1, 2 और 3, और B जो सेट है उसमें दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये दो सेट हमको दे रखे हैं। इसके अंदर A और B, इसके जो एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, इसमें रिलेशन क्या है। अब देखो जो जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम तो हो गया फंक्शन। फंक्शन में से एक छोटा पार्ट जो कि आपस में कैसे हैं, लिंक्ड है, यानी ये है तो फंक्शन। इसको फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, देखो f a to b, A से B में एक क्या है, फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर इसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कैसे हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप के अंदर है, संबंधित हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी रिश्ते से। तो वो रिश्ता क्या है, उसको डिफाइन करते हैं अपन R से। समझ में आई। कभी भी रिलेशन को लिखना हो तो R से लिखेंगे। अब उसको लिखते कैसे हैं, उसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और इस एक सेकेंड ना, हाँ, और इसके अंदर दो जो वेरिएबल लिए, जैसे मान लो यहां सेट A है और सेट B है, तो इसके जो एलिमेंट्स है वो यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, A और B। अब उसके अंदर सबसे पहले जो उसमें वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल यहां पर अपन ने एक तो x और y ले लो, कोई एक ही बात है। सेट A में वेरिएबल कौन सा है, x है, तो यहां पर सेट ने लिख के जो वेरिएबल होता है उसको लिखते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल लिखे x और y, यानी पहला इनपुट वाले को हमेशा पहले लिखेंगे, आउटपुट जो हमको मिल रहा है उसको सेकंड नंबर पर लिखेंगे। और उसके अंदर रिलेशन क्या है वो लिखना जरूरी है, रिलेशन जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात। सबसे पहले हमको वेरिएबल रिलेशन को r से डिनोट करेंगे, इज इक्वल्स टू में जो वेरिएबल है उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर ये निशान लगाएंगे, फिर जो उनके बीच का रिश्ता है वो रिश्ता क्या है, रिलेशन ये वाला रिलेशन है। और ये दोनों की वैल्यू कहां से ली गई है, तो अपन क्या लिखेंगे, x, y बिलोंग्स टू, यानी ये किससे संबंध रखते हैं। अपन ने x की कौन सी वैल्यूज रखी, इंटीजर वैल्यूज रखी, तो यहां पर अपन इंटीजर लिख सकते हैं या q लिख देंगे और ये क्लोज हो जाएगा। तीन चीजें होती है। सबसे पहला होता है इसकी वेरिएबल लिखना। सबसे पहला हम इसकी क्या लिखेंगे, वेरिएबल, यानी जो चर हैं इसके अंदर। रिलेशन को बताने का जो तरीका है, उसका पैटर्न है वो यही है, सबसे पहले अपन को वेरिएबल लिखने पड़ते हैं। दूसरा, यहां पर इनके बीच का जो रिलेशन होता है, रिश्ता,
रिश्ता यानी जो इसका क्वेश्चन में दे रखा है रिलेशन, वो रिलेशन लिखेंगे। और तीसरा होता है कि ये वैल्यू कौन सी रखी है अपन ने, ये एक्स की कौन सी वैल्यूज रखी है, ये पॉजिटिव वैल्यूज रखी है, एक्स की वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज। तो 3 पार्ट होने जरूरी है किसी भी रिलेशन को शो करने के लिए। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। आप इसकी डेफिनेशन देख लेना, बुक के अंदर क्या दे रखा है वो इजी, उससे काफी इजी तरीके से मैंने इसको समझाया आपको, ये रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। अब इसमें 3 प्रकार के हमको रिलेशन देखने हैं, वो रिलेशन इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे, उनको देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब रिलेशन या संबंध के जो टाइप हैं वो कितने टाइप के वो देखते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सममित यानी सिमेट्रिकल, और तीसरा है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। अब ये क्या होता है इनके बारे में समझते हैं। देखो पहला जो है वो है स्वतुल्य। स्वतुल्य हिंदी में समझते हैं तो इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा। स्वतुल्य यानी खुद के बराबर, स्व मतलब खुद, तुल्य मतलब बराबर। तो रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होगा इसमें क्या होगा, जैसे अपन ऐसे लिखते थे ए और बी, कोई सेट ए है, ठीक है ना, और कोई सेट बी है हमारे पास, इसके एलिमेंट इसमें से ए है, यहां पर लिख देते हैं, ये यहां ए है और ये बी है। तो ए और बी रिलेशन में होते थे, अपन ने इस प्रकार से बताया। अब ये ए और बी नहीं होके केवल क्या हो जाएगा, ए और ए किससे होंगे, एक रिलेशन के अंदर होंगे। यानी कहने का मतलब है एक ऐसा रिलेशन जिसमें जो इनपुट है वो कि वो आउटपुट है, जैसा इनपुट वैसा वैसा आउटपुट। इसको एक डबलेट की तरह समझ सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। अपन ने नहीं देखा था प्रोबेबिलिटी के अंदर कि भाई एक डाई को अगर थ्रो करते हैं तो उसमें डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी 1 1 2 2 3 3, या इस प्रकार जो भी इनपुट दिया वो कि वो अगर अपन को आउटपुट में मिल जाए तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य। तो जैसे इसको समझ सकते हैं, देखो अगर हमारे पास ऐसे हो 1 2 3 और ये रिलेटेड हो किससे, 1 2 3 से, तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, यानी स्वतुल्य। दूसरा होगा सिमेट्रिक यानी सममित। सिमेट्रिक या सममित में क्या होगा, ये देखो इसमें जैसे ए और बी अगर किसी रिलेशन में, अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दूं, ए को बी से, बी को ए से, यानी ये हो जाएगा बी और ए, ये भी एक रिलेशन में हो। अगर ए बी कोई रिलेशन में है, अगर इनका क्रम बदल दूं, इनपुट को आउटपुट, आउटपुट को इनपुट में बदल दूं, तो भी वो क्यों रिलेशन में बने रहे। तो इस प्रकार का जो होगा हमारा संबंध वो होगा सममित या सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यानी इनपुट को आउटपुट में और आउटपुट को इनपुट में बदलने पर रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक फैमिली के 2 भाई हैं, ठीक है, तो है तो भाई, चाहे ए और बी एक दूसरे से रिलेशन में है, किस रिलेशन से, भाई के रिलेशन में। अगर दोनों को चेंज कर दें उनकी जगह तो रहेंगे तो भाई ही रहेंगे, यानी एक दूसरे के ब्रदर ही रहेंगे, तो रिलेशन सेम रहेगा। ए को बी से चेंज कर दो या बी को ए से चेंज कर दो, रिलेशन अगर सेम रहता है तो रिलेशन होता है सिमेट्रिक या सममित। अब तीसरा जो इसके अंदर आता है वो है ट्रांजिटिव या संक्रामक। तो इससे भी नाम से पता पड़ता है, देखो संक्रामक, संक्रामक यानी एक से दूसरे में फैलने वाला। अभी जैसे बीमारी चलती है, काफी बीमारियां ऐसी होती है जो एक से दूसरे में फैलती है। तो जैसे ए कोई पर्सन है, ए से बी में फैली, बी से किस में फैली, सी के अंदर, तो जो बीमारी ए से बी में फैली वो क्यों बी से सी में गई, तो ए और सी में भी वही बीमारी अगर हो तो तीनों कैसी होंगे, संक्रामक होंगे। इसको समझते हैं, देखो अगर कोई किसी फंक्शन के अंदर ए और बी जो है वो एक रिलेशन में, उसी रिलेशन में अगर बी और सी हैं, बी और सी भी कैसे हैं, उसी रिलेशन में, तो ए और सी जो हैं वो भी उसी रिलेशन में अगर होते हैं तो वो किस प्रकार का रिलेशन होता है, संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर ये दोनों होते हैं एक दूसरे से रिलेशन में, तो ए और सी, अगर ए और बी रिलेशन में है, बी और सी भी उसी रिलेशन में है, तो ए और सी में भी वही रिलेशन होगा। अगर ऐसा रिलेशन हमारे को मिल जाता है तो इस प्रकार के रिलेशन वो ट्रांजिटिव या संक्रामक कहलाता है। तो ये 3 संबंधों के प्रकार हमने पढ़े रिलेशन। अब ये रिलेशन पता पड़ गए, अब इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो करेंगे। उससे पहले अपन कुछ
मैपिंग डायग्राम, अभी जो अपन ने पहले पढ़े हैं, ये इस प्रकार के मैपिंग डायग्राम होते हैं। इन मैपिंग डायग्राम की हेल्प से अपन पहले ये देखेंगे कि कौन सी चीजें फंक्शन होती है और कौन सी फंक्शन नहीं होती। बस एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर अपन को फंक्शन को पहचानना आना चाहिए कि कौन सा फलन है। फंक्शन को देखो, हिंदी में एक चीज बता देता हूं, जो फलन है उसको हम कहते हैं फंक्शन। अगर मैं कहीं पे फंक्शन बोलूं तो आप समझ लेना फलन की बात हो रही है। और दूसरा है संबंध, संबंध को कहते हैं रिलेशन। तो फंक्शन और रिलेशन इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं फंक्शन बोलूं तो फलन ही होगा और रिलेशन जो है वो संबंध है, ठीक है। और तीसरा, एक मैंने पहले भी स्टार्टिंग के अंदर भी बताया कि तीसरा है समुच्चय, इसको कहते हैं सेट। तो जहां पे सेट बोलूं वो समुच्चय है, रिलेशन बोलूं वो संबंध है, और फंक्शन बोलूं तो फलन है। तो अपन इन मैपिंग डायग्राम यानी इनकी सहायता से अपन देखेंगे कि फंक्शन की जो कंडीशंस हैं, फलन किसको कहते हैं, वो अपन चेक करते हैं। देखिए, देखो अब हम ये मैपिंग डायग्राम जो अभी अपन ने बनाए थे उसकी हेल्प से, यानी एक जो सेट है वो A है और दूसरा सेट हमारा है B। तो ये दे रखा है 1, 2 और 3, ये दे रखा है X, Y और Z। तो सबसे पहली शर्त देखिए, दो डायग्राम हमारे पास, हमने सेट बना दिए A और B। इन सेट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेट A, यानी सेट A के सारे एलिमेंट्स यानी सारे अवयव जो हैं वो काम में आने चाहिए। सबसे पहली शर्त क्या है इसकी कि सेट A यानी इनपुट के जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी अवयव हैं वो सारे के सारे काम में आने चाहिए। जैसे ये देखो, ये एक एरो, ये एक एरो, ये एक एरो, यानी तीनों रिलेशन में होने चाहिए। अगर एक भी इसमें से छूट जाता है, जैसे मान लो ये तीनों जुड़े हुए हैं, तो ये एक रिलेशन को बता रहा है, और A से B में ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ये तीनों एलिमेंट्स इन तीन के साथ रिलेशन के अंदर है। लेकिन अगर मान लो कोई एक एलिमेंट, सेट A की बात कर रहा हूं, सेट B की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इसका कोई एक एलिमेंट नहीं जुड़ा, खाली रह गया, तो ये जो है ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये दोनों रिलेशन में जरूर हो सकते हैं लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। हालांकि दो एलिमेंट आपस में रिलेशन में वो बात अलग है, लेकिन अगर इसका एक भी एलिमेंट छूट जाता है, एस्किप हो जाता है, तो हम ये वाला जो है ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। पूरा सिस्टम, ये दो सिर्फ रिलेशन में कहला सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक इनपुट से एक ही एरो निकलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखो जैसे 1, 2 यहां पे लिख दिया X, Y और Z। अब यहां से एक ये निकला, एक ये निकल गया, और इससे भी अगर ऐसा कभी होता है कि एक से दो निकल गए तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन होने की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तीनों भरे हुए होने चाहिए, फिर एक से एक ही होगा, ये ध्यान रखना। एक इनपुट से एक आउटपुट ही निकलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जब इनपुट, तो हमने जैसे 1, 2 और चलो 1, 2 ये यहां पर X, Y और Z, तो ये इससे जुड़ गया और ये इससे भी जुड़ गया, ये तो देखो आउटपुट 2 से जुड़ सकता है, 2, 3, 4 जितने भी हो उससे जुड़ सकता है। अब देखो हमारी शर्त क्या थी सबसे पहले कि इनपुट जो है उसमें सारे के सारे भरे हुए होने चाहिए। तो देखो सारे के सारे भरे हुए हैं, यहां इसमें 3 भी ले लेते हैं, ये 3 जोड़ लेंगे इस Y से, ठीक है। तो सारे के सारे फुलफिल होने चाहिए, फुलफिल है भाई, तो ये पहली कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई कि सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी कि एक से केवल एक एरो ही निकलना चाहिए। तो देखो एक से भी एक ही एरो निकला है, इससे भी एक ही निकला है और इससे भी एक ही रिलेशन के अंदर है। तो अब यहां पर देखो B जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें एक से ज्यादा रिलेशन हो सकते हैं। अब देखो X है वो 2 से भी रिलेशन में है और 1 से भी रिलेशन में है, तो ये वाला है ये भी एक क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शन के अंदर आपको चीज समझ में आएंगी, जो एलिमेंट्स हैं इनपुट से हमेशा एक ही एरो निकलना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपके कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला कि सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए, और दूसरा कि इनपुट में से एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए, इधर से एक ही निकले। आउटपुट में कितने भी मिल जाए, आउटपुट में X में 2 मिले या 3 मिले, चलो देखो अगर ऐसा होगा ना तो अभी वो एक सेट को ही रिप्रेजेंट करता।
एक्स, वाई और जेड, ये हो गया 1, 2 और 3 सारे एलिमेंट है। ये सारे एलिमेंट एक्स से ही आके रिलेशन में हो रहे हैं, ये एक्स से ही मान लेना थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो 1 भी रिलेशन में किससे है? एक्स से, 2 भी रिलेशन में एक्स से और 3 भी रिलेशन में एक्स से। तो सेट ए के सारे एलिमेंट कवर हो गए, सारे एलिमेंट से एक एक एरो निकल रहा है, बस ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त तो कुछ है ही नहीं बस अब देखो बी के जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उससे एक ही, उससे कितने भी जुड़ सकते हैं लेकिन ए से एक ही निकलना चाहिए, ये इसकी बेसिक शर्त है। मैपिंग डायग्राम, इसको मैपिंग डायग्राम बोलते हैं। सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट करना और उनको रिलेशन बताना, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है? इसका फंक्शन कहलाता है। बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो इस चीज के अंदर। क्लियर हो गई ये बात? तो अब अपन इसके क्वेश्चन फाइनली करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझे बिना इन क्वेश्चंस को करना इम्पॉसिबल है, बहुत इजी तरीके से समझाएं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? डिटरमाइन ईच रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग। एक हमको संबंध दे रखा होगा, रिलेशन दे रखा होगा, उसमें ये तीनों चेक करना है। चेक करना है क्या वो रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य है, चेक करना है वो सिमेट्रिक है, और क्या चेक करना है ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। ये तीनों अलग अलग अपन को चेक करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन में एक अपन को सेट दे रखा होगा, एक उनका रिलेशन दे रखा होगा। तो इस सेट और रिलेशन से इन तीनों चीजों को अपन को चेक करना है। तो सबसे पहला अपन इसके अंदर चेक करते हैं। देखो इसमें रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य। तो रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है इस सेट के लिए स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो क्या होगा? देखो सबसे पहले जो रिलेशन है वो उसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये वाली होती है। किसी भी रिलेशन में पहले तो वेरिएबल होता है, फिर उसकी डेफिनेशन होती है। तो डेफिनेशन को अपन चेक करते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है? 3x - y = 0 यानी 3x = y। अब देखो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब अगर x की वैल्यू में जो कुछ भी पुट करूंगा तो उससे y की वैल्यू निर्धारित होगी। आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं। ये कहां से कहां तक है? अब देखो सेट में नंबर कहां से लेने? 1 से शुरू करना है, तो 0 नहीं ले सकते। कहां से कहां तक लिखने हैं? 1 से 14 तक, 1 से 14 तक। तो यहां पर जैसे मैंने x की जगह पर 1 रखा, तो x की जगह 1 रखा, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 3। तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 3। अब x की वैल्यू 2 पुट की। देखो इसी 2 भी यहां से ली, 2 जैसे पुट की तो 3 2 6, 3 दूनी 6, तो ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू अपन ने 3 पुट की, यहां पे रखा 3, तो 3 3 9, फिर यहां पर अपन ने 4 की, 4 4 16। अब देखिए सॉरी 4 3 12, ये यहां पर 12 आएगा। और यहां पे 5 पुट करते हैं, ये आएगा 15। अब देखो जैसे ही हमने 1 2 3 4 पुट किया, हमें मिला 3 6 9 और 12। तो एक रिलेशन मिल गया हमको कि 1 कनेक्टेड है 3 से, 2 कनेक्टेड है 6 से, 3 कनेक्टेड है 9 से और 4 कनेक्टेड है 12 से। लेकिन जैसे ही मैंने 5 किया मुझे क्या मिल गया? 15। लेकिन 15 जो है वो इस सेट के अंदर नहीं है, इसलिए ये रिलेशन हमारा नहीं बन सकता। क्लियर हुई बात? तो देखो यहां से यहां तक ये तो बना सेट ए, ये बना सेट बी। तो ए और बी ये रिलेशन, देखो फंक्शन ये जो है वो तो 1 से 14 तक का है, लेकिन रिलेशन के कहां से बनेगा? केवल इन 4 एलिमेंट के अंदर ही बनेगा। तो अब ये अपन को पता पड़ गया, तो अब इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं। यानी इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? देखो यहां पे लिखता हूं, रिलेशन में कौन कौन से सेट बनेंगे? एक बनेगा 3 से, यानी 1 इनपुट दिया तो 3 आउटपुट मिला, फिर 2 इनपुट दिया तो 6 मिला हमको आउटपुट के अंदर, 3 इनपुट दिया तो आउटपुट के अंदर क्या मिला? 9 मिला, और जैसे ही 4 पुट किया तो हमको 12 यहां पर मिला। तो एक रिलेशन जो था वो रिलेशन हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब इसके अंदर तीनों चीजें चेक करनी है, एक तो रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चेक करते हैं। देखो क्या इसके अंदर जब रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, स्वतुल्य की बात, उस कंडीशन के अंदर जो इनपुट है वो कि वो आउटपुट में मिलना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4। क्या इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसा कुछ है क्या? डबलेट जैसा, यानी जो नंबर यहां पे है वो कि वो यहां पे।
क्या इसमें ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है क्या इस रिलेशन में? अपना रिलेशन सिर्फ इन 4 चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। पहले रिलेशन को बनाया हमने, अब रिलेशन से इन तीनों चीजों की चेक करेंगे। तो स्वतुल्य में क्या होगा, जो इनपुट है वो कि वो आउटपुट होगा, यानी जो आगे लिखा हुआ है वो कि वो यहां पर मिलना चाहिए। क्या ऐसा है क्या? तो यहां पर है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर लिखते हैं R is not reflexive। R स्वतुल्य नहीं है। अब क्यों नहीं है स्वतुल्य, इसके बारे में आपको पता ही होगा, क्योंकि स्वतुल्य होने के लिए क्या कंडीशन की जरूरत है, 1 1 2 2 अप टू 14 14 ये होना चाहिए, जो कि इस रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये जो ई होता है ना, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं, एक ऐसे ई जैसा लिखा हुआ होता है, मुड़ा हुआ थोड़ा सा कर्व, तो ई मतलब बिलोंग्स। तो ये नॉट बिलोंग्स है इस रिलेशन के अंदर। क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 ये इस रिलेशन के अंदर है क्या? नहीं है। तो अपन ने क्या किया, नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हमने लिख दिया R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कहीं भी नहीं दे रखा है, इसलिए ये नहीं होगा। क्लियर हुई? इतना सा करना है अपन को, सिंपल। दूसरा ये देखो, रिफ्लेक्सिव के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिमेट्रिक। इसमें हेडिंग लगाएंगे, पहला पॉइंट ये मैंने यहां लिख दिया, तो इसको ए मान लेते हैं, ये हो गया ए रिफ्लेक्सिव। बी इसमें अपन चेक करेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक या सममित। सममित चेक करेंगे तो देखिए इसको यहां पे लिखते हैं। सममित के लिए क्या है, अपन को पता है कि या तो जो ये लिखा हुआ है इसको अगर चेंज कर दें, 1 को 3 3 को 1 में, तो आंसर वही रिलेशन में रहना चाहिए। ये चीज अपन को इसमें बतानी है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अगर मैं y की जगह 3 रखूं, उल्टा इसका, y की जगह अगर मैं 3 रखता हूं तो क्या मुझे 1 मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलेशन इस प्रकार का है। अगर मैं y की जगह 1 रखता हूं, देखना अब यहां पर है 3x, y की जगह मैंने रखा 1, तो x का मान कितना आएगा, 1/3, यानी 1/3 मिलेगा हमको। कब? जब मैं y के प्लेस पे 1 पुट करता हूं। y की जगह पे जब मैंने 1 पुट किया तो मुझे 1/3 मिला, 1/3 मुझे मिला। तो ये चीज चेंज हो जाएगी। जैसे ही मैं y की जगह 3 पुट करूंगा, x की जगह पे मुझे y की जगह जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा, अगर ये 1 इधर आएगा तो x की जगह 1/3 मिलेगा मुझे। ये देखो, तो इस प्रकार इनको जब इंटरचेंज करते हैं, यानी इनपुट को आउटपुट और आउटपुट को इनपुट में बदलते हैं, तब यानी डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन, ऐसा ये सही टेक्निकल वर्ड ये है, जब इस रिलेशन के अंदर डोमेन को रेंज यानी प्रांत को परिसर या परिसर को प्रांत यानी रेंज को डोमेन के अंदर बदलेंगे, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे ये देखना, R इज नॉट सिमेट्रिकल, R सममित नहीं है। अब इसका रीजन क्या देंगे कि 1,3 ये इसको इसमें लिखते हैं, देखो बिलोंग्स टू R, लेकिन 3,1 नॉट बिलोंग्स टू R। देखो 1,3 तो सेट के अंदर है, लेकिन 3,1 क्या, तो क्या सेट में कहीं पे है क्या? नहीं है। करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 1/3, इसलिए सेट में मौजूद नहीं होगा। तो इसलिए कह देंगे कि R इज नॉट सिमेट्रिकल, R सममित नहीं है, क्योंकि 1,3 जो है, 1,3 जो है वो तो रिलेशन में है, लेकिन 3,1 जो है वो रिलेशन के अंदर नहीं बिलोंग करता है, इसलिए ये सिमेट्रिक या सममित नहीं होगा। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा यहां रफ करते हैं, फिर इसको लिखते हैं। तो सी पार्ट में क्या होगा, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए। तीसरा चीज हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव को कैसे लिखेंगे ये सोचिए जरा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी से रिलेशन में, यानी देखो 1 किससे रिलेशन में, 3 से। अब देखो 3 किससे रिलेशन में, 9 से।
तो क्या 1 और 9 भी इसमें कई रिलेशन में दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। तो ये इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव और संक्रामक भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या होना, ये जैसे मान लो इसको A और इसको B लिखा, तो A B से रिलेशन में है। अब B कौन सा है, देखो यहां पर 3, तो यहां पर भी हमको क्या मिलना चाहिए 3, तो ये तो हो गया B सेम होना चाहिए। तो B किससे रिलेशन में, C से। तो अगर संक्रामक या ट्रांजिटिव होगा तो हमें क्या कहना चाहिए कि जब A B से रिलेशन में और B C से रिलेशन में, तो A ये वाला और C यानी ये वाला, ये भी आपस में क्या होंगे, रिलेशन में होंगे, जबकि इस रिलेशन में दिख ही नहीं रहे। तो इसलिए अपन कहेंगे कि ये वाला जो टर्म है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव या संक्रामक। इसको लिख देंगे नॉट, सीधा सीधा, संक्रामक नहीं है। R इज नॉट ट्रांजिटिव या संक्रामक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 1 और 3 ये किससे रिलेशन में है, एक रिलेशन के अंदर है। अब 3 और 9 भी रिलेशन में है, ठीक है। तो संक्रामक की परिभाषा या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1 और 9 भी रिलेशन में होने चाहिए, लेकिन यहां पर कहीं नहीं दिख रहे। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, 1,9 इज नॉट बिलोंगिंग टू R। ये इसका अपन ने लॉजिक बता दिया, भाई हमने ऐसा क्यों कहा कि भाई ये रिलेशन में है या नहीं है, ये चीज समझ में आई आपको। तो ये हुआ फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको बताना है कि है या नहीं है और उसका कारण देना है आपको, बस सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ होगा तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट का, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब एक हमको रिलेशन दे रखा है जिसमें वेरिएबल x और y है और मेन जो रिलेशन है वो ये वाला है। तो पहले इससे अपन एक्चुअल रिलेशन क्या है उसको बनाते हैं। देखो y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और x की वैल्यू 4 से कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो यहां से यहां पर जो x की वैल्यू, इनपुट क्या दे रखे हम, x दे रहे हैं और आउटपुट हमको क्या मिलेगा, y। तो इसका सेट बनाते हैं। देखो ये हालांकि सेट बनाना, और ये काफी आपको जो चैनल मिलेंगे ना यूट्यूब पे या बुक्स मिलेंगी काफी, उसमें सेट बना के नहीं बताया, लेकिन अगर आपको IIT JEE पढ़ना है, आगे मैथ्स को अच्छा करना है, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि भाई किस प्रकार से बन रहा है। तो देखो इनपुट 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 3 ही लेंगे क्योंकि 4 अपन इसमें कंसिडर नहीं करते। तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 कितना आएगा, 6, ठीक है। और यहां पर पुट करेंगे हम क्या, 2, तो 2 प्लस 5 यानी 7, और तीसरा क्या होगा 3 प्लस 5 8। तो ये तो हो गया हमारा सेट A, ये हो गया सेट B। ये इनसे रिलेशन हमने बना दिया। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये बनाएं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये आपस के अंदर एक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो बस ये चीज पता पड़ गई। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, ये तो हो गए देखो सारे क्या, डोमेन, और ये क्या हो गई, रेंज, यानी ये तो हो गया प्रांत और ये हो गया परिसर। तो अब इसको R, इसका जो रिलेशन है वो किस प्रकार निरूपित होगा, देखो यहीं पे लिखते हैं। R जो है उसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखते हैं। तो 1,6, दूसरा क्या है 2,7 और तीसरा क्या है 3,8। ये हमारा एक रिलेशन ऑर्डर पेयर के रूप में मिले। ये तो ये रिलेशन की क्या थी, डेफिनेशन थी, और ये ऑर्डर पेयर के रूप में हमारे पास आ गए। अब बस तीनों चेक करने, सबसे पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। तो अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसको, यानी रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, दोनों जगह एक ही जैसा आना चाहिए। अगर यहां 1 है तो यहां भी 1 आना चाहिए, यहां 2 है तो यहां भी 2, और यहां 3 है तो यहां भी 3। क्या ऐसा इस रिलेशन के अंदर दिखाई दे रहा है क्या, अपन को नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि यह स्वतुल्य, यह रिलेशन या यह R लिख सकते हैं, यह R लिख दे, स्वतुल्य नहीं है। क्या लिखेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो इनपुट क्या है 1, तो 1 1 2 2 और 3 3, ये जो है
ये डजंट बिलोंग्स टू आर, ये आर के अंदर संबंधित नहीं है, ये नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। पहला स्वतुल्य चेक हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे इसके अंदर, सममितता, सममित या सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या होगा, जो पहला है एलिमेंट उसको अगर दूसरे में इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 1 को 6 की जगह और 6 को 1 की जगह, 1 को 6 और 6 को 1 से रिप्लेस करें तो वो रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या यहां पर है, क्या देखो 1 6 6 1, 6 1 नहीं है, 1 तो 6 तो है लेकिन 6 1 नहीं है, 2 7 है पर 7 2 नहीं है, 3 8 है पर 8 3 नहीं है। तो बस ये वाला जो सिस्टम है, ये अपन को फंक्शन है, इसमें ये जो रिलेशन दे रखा है ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या लिखेंगे, यह रिलेशन सममित नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अपन लिखेंगे 1,6 जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन में, बट 6,1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर। ऐसा इसमें और लिख सकते हैं कि 2,7 तो बिलोंग करता है रिलेशन में, लेकिन 7,2 है वो इस रिलेशन में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। ये मैंने नीचे लॉजिक दे दिया। तीसरा चाहो तो तीसरे का भी लिख देना, अपन को तो एक भी अगर नहीं होता है तो वही सफिशिएंट है। तीसरा हम इसके अंदर चेक करते हैं ट्रांजिटिव या संक्रामक। देखो ट्रांजिटिव या संक्रामक। अब इसमें क्या है, देखो सबसे पहले ये अगर किसी ए और बी, ऐसा ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी अगर रिलेशन में है आर से, बी सी भी रिलेशन में है आर से, तो ए और सी बी किससे रिलेशन में होंगे, आर से। तो देखो ए बी से रिलेशन, मान लो 1 6 से, तो अपन को ये 6 भी किसी और से रिलेट होता हुआ दिखना चाहिए, तो वो कहीं भी नहीं दिख रहा है। दूसरा यहां से चेक करते हैं 2 7, तो अगर इसको ए और इसको बी मानो तो 7 किसी और से रिलेशन में होता हुआ नहीं दिख रहा, और इसमें भी नहीं दिख रहा कुछ भी। तो अपन यहां क्या लिख देंगे, इसके अंदर एक चीज लिखेंगे, किसी भी ऑर्डर पेयर में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसमें एक चीज थोड़ा सा लिखेंगे, इस आर के इस रिलेशन के किसी भी ऑर्डर पेयर में आपस में कोई संबंध नहीं है। देयर इज नो इंटर रिलेशन ऑफ ऑर्डर ईच ऑर्डर पेयर इन दिस रिलेशन। क्या लिखेंगे यहां पर, इसके लिए आपको लिख के बताता हूं। देयर इज नो इंटर रिलेशन between order pairs of relation R, यानी इस R रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव या संक्रामक नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, यह संक्रामक नहीं है, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आई बात? तो आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सभी में इसी प्रकार के लॉजिक ढूंढने और उन लॉजिक से इनकी डेफिनेशन मतलब लिखना है या नहीं, और फिर बाद में उसका अपन को लॉजिक देना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, उसमें एक हमको समुच्चय यानी सेट ए दे रखा है, जो कि 1 से 6 नंबर यानी 1 to 6 इसमें नंबर्स दे रखे हैं। इनका जो रिलेशन है उसमें 2 वेरिएबल x और y दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि y भाज्य है x से, यानी y इज डिविजिबल बाय x। तो इसका ऑर्डर पेयर नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ऑर्डर पेयर बहुत बड़ा बन जाएगा, इतना बड़ा बनाना पॉसिबल नहीं होगा, ज्यादा जगह घेरेगा। अपन इसको शॉर्ट में समझते हैं। देखो यानी क्या चेक करना है कि एक जो नंबर है इनपुट हमारा वही होगा, x क्या होगा इनपुट,
और y क्या होगा, आउटपुट। यानी ये तो हो जाएगा डोमेन और ये क्या हो जाएगा, रेंज। ये डोमेन और ये रेंज, ये प्रांत और ये परिसर। तो अब क्या चेक करना है, y जो है वो डिविजिबल है x से, यानी y के अंदर भाग आना चाहिए किसका, x का। तो पहला अपन को चेक करना है स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर पेयर के दोनों नंबर होंगे ना, a यानी a के अंदर a का डिवीजन होना चाहिए, एक के अंदर एक का भाग देना चाहिए। तो इसमें जो भी नंबर है, एक में एक का डिवीजन हो सकता है, भाग दिया जा सकता है, दो में दो का भाग दिया जा सकता है, 3 में 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 में 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 में 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 में 6 का भाग दिया जा सकता है। यानी इस सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, यह स्वतुल्य संबंध है। This is reflexive relation। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्यों है उसका लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक बिना चीज पता नहीं पड़ेगी, तो लॉजिक लिखते हैं। देखिए x, x, इसके एलिमेंट्स को अपन x मान लेते हैं, a की जितने भी हैं उसको x, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो एक दूसरे से डिवीजन होते हैं। तो यहां लिख सकते हैं each element of A के जितने भी एलिमेंट हैं are divisible by self। हिंदी के अंदर लिखेंगे समुच्चय A के प्रत्येक अवयव खुद से भाज्य होते हैं। एक से भाज्य होगा, दो से भाज्य होगा, तीन से भाज्य एंड डिविजिबल। एक से डिविजिबल है, दो से है, छह से है, पांच। तो हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है, इसलिए ये कैसा होगा, एक स्वतुल्य संबंध। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब देखो सिमेट्रिक का क्या होता है, अगर ए बी से रिलेशन में है तो बी ए से भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में। आई बात समझ में। अब यहां पर चेक करते हैं, देखो ये 2,4 यानी 4 में किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, यानी 2 का डिवीजन 4 में कंप्लीटली होता है। ये इस रिलेशन में अपन को बता रहा है। लेकिन क्या 2 में 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 2 के अंदर 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद नहीं है, चेंज नहीं होगा। एक से दूसरा डिवीजन है, नंबर एक को अपन ने छोटा ले लिया तो बड़े के अंदर छोटा इसमें मौजूद नहीं होगा, तो इट विल नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 2 से 4 डिवाइड हो सकता है, सॉरी 4 से 2 डिवाइड हो सकता है, लेकिन 2 से 4 डिवाइड नहीं हो सकता इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में। तो अपन क्या लिखेंगे, यह सममित नहीं है। नॉट ए, क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिकल, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो देखिए साहब, ट्रांजिटिव का क्या है कि ए अगर बी से रिलेशन में है और बी सी से रिलेशन में है, तो ए सी से भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ये कंडीशन अपन को फुलफिल करनी होती है। तो अब देखते हैं इसमें होती है या नहीं होती है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये, हाँ, कि 1 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 1 का भाग 2 में जाता है पूरा पूरा, तो ये एक रिलेशन में, इस रिलेशन में आ गया। अब दूसरा, जिसमें देखो अगर इसको मैं ए लेता हूं और इसको बी लेता हूं, तो 1 डिविजिबल है किससे, 1 का डिवीजन कर सकते हैं 2 में, यानी 2 डिविजिबल है 1 से। तो यहां पर इस b को लेंगे, यानी ए बी फिर बी सी, तो 2 जो है उसका डिवीजन कंप्लीटली किस में होता है, 4 में। तो 4 भी यहां पे है देखो, तो b ये हो गया और c ये हो गया, तो ये भी इसी रिलेशन में। तो अब जब a b से रिलेशन में है, b c से रिलेशन में है, तो क्या 1,4 यानी 1 का डिवाइड 4 में कंप्लीटली होता है कि नहीं होता है, होता है। और 1 और 4 देखो इसी सेट के अंदर दे रखे हैं,
एक सेट में हमने पहले दो एलिमेंट के अंदर ये वाला रिलेशन निकाला कि डिविजिबल है या नहीं, यानी एक का पूरा पूरा भाग दो में जाता है कि नहीं जाता है, कि जाता है, और वो इसी रिलेशन से के अकॉर्डिंग है और वो इसी सेट में मौजूद है। फिर ये जो नंबर है उसको चेक करते हैं, 2 का डिवीजन किस में कंप्लीटली होता है, 4 के अंदर, यानी 2 का डिवीजन 4 में कंप्लीटली डिविजिबल होता है, वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये इस सेट में मौजूद है, ठीक है। तो जब A B से है और B C से है, तो A भी किससे होना चाहिए, C से, यानी 1 का डिवीजन भी किस में होना चाहिए, 4 के अंदर, यानी 1 का भाग 4 में पूरा पूरा जाना चाहिए। जाता है, हाँ जाता है, और वो भी इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग, हाँ इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस सेट में है, इस सेट में है। तो ये कैसा होगा, संक्रामक या ट्रांजिटिव होगा। तो आपको ये चीज लिखनी है, सिर्फ यह संक्रामक होगा, इट विल बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इंग्लिश में इसमें लिखेंगे इट विल बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन। सिर्फ ये 3 चीजें लिखनी है, आपको ये समझ में आना चाहिए ये चीज, इसका रिलेशन क्या कहता है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग तीनों के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है, इसमें आर दे रखा है, एक एक्स वाई 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इंटीजर यानी कोई भी नंबर हो सकता है, तो अपन को यहां पे लिमिट नहीं दिए कहां से कहां तक नंबर चेक करना है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि देखो x और ये y, इनपुट है x और आउटपुट है y। तो जब x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस का इंफिनिटी तक कोई भी नंबर इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब इसमें 1 2 3 4 भी आएंगे और आगे बहुत सारे नंबर हमको मिलेंगे, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। तो अब इसको ऑर्डर पेयर बनाना मुश्किल है, क्योंकि कौन सा नंबर की हमको दे रखा है ये पता नहीं। तो अब देखो इसको, इसका स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, A और A जो है वो रिलेशन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसका नंबर लेता हूं 1 यानी 1 1, तो 1 1 के लिए चेक करते हैं, 1 1 अगर नंबर लेता हूं तो यानी अगर मैं 1 माइनस 1 करता हूं तो हमें क्या मिलता है, 0। अगर मैं लेता हूं 2, 2 तो भी इसको यहां लिखते हैं, देखिए ये 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यहां लिखते हैं 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, 0। तो इससे क्या चीज सिद्ध हो रही है कि x, x करने पर हमको जो रिलेशन मिल रहा है, हमको जो आंसर मिल रहा है x, x करने पर, यानी इनपुट में भी x रखें और आउटपुट में x रखें, यानी अगर जो भी नंबर है वो आपस में खुद से ही जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिलेशन क्या क्या है, x को y से माइनस कर रहा है। लेकिन इस बार जब स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो दोनों जगह वही नंबर लिखना पड़ता है, a और a। तो 1 में से 1 घटाया तो भी 0 आ रहा है, 2 में से 2 घटाया तो सब्ट्रैक्ट किया तो भी 0 आ रहा है, यानी 0 एक कैसा होता है, इंटीजर होता है। तो कभी भी किसी भी नंबर को खुद में से सब्ट्रैक्ट यानी घटाते हैं तो इंटीजर यानी पूर्णांक मिलता है। तो x, x इस रिलेशन में है, तो ये लिखेंगे यहां पर कि ये स्वतुल्य है और यह रिफ्लेक्सिव है, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इट इज ए यह एक स्वतुल्य संबंध है और इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये चीज अपन को इसके अंदर लिखनी पड़ेगी, यहां एंड के अंदर, वो आप लिख देना, ठीक है। तो इसके अंदर चेक करते हैं सममित यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे करेंगे, अगर a और b रिलेशन में है तो b और a भी किस में होने चाहिए, रिलेशन के अंदर। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए अगर मैं 2 में से 1 घटाता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं 2 में से 1, तो हमको आंसर क्या मिलता है, 1। अगर 1 में से 2 को घटाता हूं, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 1। तो दोनों कंडीशन में 1 और माइनस 1 दोनों के दोनों जो हैं वो इंटीजर होते हैं। इंटीजर यानी माइनस इंफिनिटी से लगा के प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर। तो अगर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1 मिलता है, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो भी 2 में से 1 को करता हूं तो 1 मिलता है, 1 में से 2 को करता हूं तो माइनस का 1 मिलता है। दोनों नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, इंटीजर ही कहलाएंगे यानी पूर्णांक नंबर कहलाएंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो अगर x माइनस वाई करें तो भी हमको क्या मिलेगा, इंटीजर, और y माइनस एक्स करूंगा तो भी मुझे यहां पर क्या मिलेगा, इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक।
चाहे 2 में से 1 को घटाऊं तो भी 1 मिलेगा, और 1 में से 2 को घटाऊं तो माइनस का 1 मिलेगा। दोनों कंडीशन में चाहे पॉजिटिव नंबर मिले चाहे नेगेटिव नंबर मिले, ऐसे समझ सकते हैं। देखो 2 में से 3 को घटाया, या दूसरा नंबर ले लेते 5, 2 में से 5 को घटाया तो मिला मुझे माइनस का 3, और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मिल गया मुझे 3, तो ये मिलेगा माइनस का और ये मिलेगा प्लस का। दोनों कंडीशन के अंदर दोनों माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच के नंबर है। आगे बात समझ में? तो इसके बीच के नंबर है तो ये क्या होंगे? इंटीजर यानी पूर्णांक नंबर, और ये जो सममित या सिमेट्रिक है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x माइनस वाई इंटीजर, y माइनस एक्स इंटीजर, यानी अपन क्या लिखेंगे? एक्स वाई बिलोंग्स टू r और वाई एक्स बिलोंग्स टू ऑल्सो r। ये दोनों r से बिलोंग कर रहे हैं, यानी यह संबंध एक सममित संबंध है। दिस रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपको यहां पर लिखना है। और तीसरा ट्रांजिटिव, ये मैंने पहले वाला रफ नहीं किया इसको। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे समझ सकते हैं, 3 नंबर लेने हैं अपन को, 1 में से मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3 को, तो हमको क्या मिलेगा? माइनस का 2। ये लिया A और ये लिया B, ठीक है। अब 3 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, यहां लिख देता हूं 7 को, तो 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा? माइनस का 4। अब 7 में से अब हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो नंबर है, ये A हो गया, ये B, ये हो गया B और ये हो गया C। अब रिलेशन किस में बनना चाहिए? A और C में। तो A को लिखते हैं 1 और C को लिखते हैं 7। तो 1 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 6। तीनों कंडीशन के अंदर ये जो टर्म्स है माइनस की नंबर है तो इंटीजर ही होती है। माइनस इंफिनिटी से लगा के प्लस इंफिनिटी, तो कोई भी नंबर होगा वो कैसा होगा? इंटीजर या पूर्णांक। तो अपन कैसा भी सब्ट्रैक्शन या घटाना करते हैं एक नंबर में से दूसरे नंबर को, तो हमेशा एक इंटीजर नंबर ही मिलेगा। तो अपन क्या लिखते हैं कि x माइनस वाई बराबर भी क्या होगा? इंटीजर या पूर्णांक। y माइनस जेड भी एक इंटीजर या पूर्णांक होगा, और x माइनस जेड भी एक क्या होगा? इंटीजर या पूर्णांक। तीनों कंडीशन के अंदर हमको एक इंटीजर वैल्यू या पूर्णांक नंबर ही मिलेगा। तो इसको लैंग्वेज के अंदर अपने थोड़े सिंबॉलिक लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? एक्स वाई जो है वो बिलोंग करता है R से, वाई जेड भी बिलोंग करता है R से, और तीसरा ये जो रिलेशन है एक्स वाई, यानी जब x को z से सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, तो वो भी किससे बिलोंग कर रहा है? यहां पे लिखता हूं, देखिए x, z भी इसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। यानी x को y से घटाया तब भी मुझे पूर्णांक मिला, y को z से घटाया तो भी हमको पूर्णांक मिला, और x में से z को सब्ट्रैक्ट किया तो भी हमको एक पूर्णांक यानी इंटीजर वैल्यू ही प्राप्त हुई। अतः तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम क्या कह देंगे? ये जो संबंध है ये एक संक्रामक है, यानी ये रिलेशन कैसा है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको ये कैसे करना है। बस आपको ये इसकी डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। डेफिनेशन कह रहा है उसमें से इन वैल्यूज को पुट करना है, फिर इन तीनों को चेक करना है, बस इतना सा है। तो आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा और पहले प्रश्न के 1 से लगा के 4 तक क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आगे का वीडियो आपके लिए कल आएगा इसी समय रात को 8 बजे के बाद, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर मैंने समझाया था कि हिंदी वाले भी समझ सके और इंग्लिश वाले भी इसी वीडियो से समझ सके। आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मुझे बताइएगा आपको पढ़ा हुआ कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज इसका रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।